नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था। कुल 10 सवाल हैं, हर सही आंसर पर 1 मार्क मिलेगा और एक सरप्राइज आज के बेस्ट स्कोरर को मिलेगा हमारे एक कोर्स का फ्री एक्सेस, तो एंड तक जरूर रुकिए। चलिए शुरू करते हैं। अब आता है सवाल नंबर 1। बड़े आकार और विविधता वाले देशों में द्विसदनीय विधायिका का मुख्य लाभ क्या है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, यह दोहरी चर्चा से बचकर विधायन को तेज करता है। ऑप्शन बी, यह सभी वर्गों और क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देता है और प्रत्येक निर्णय पर पुनर्विचार सुनिश्चित करता है। ऑप्शन सी, यह राज्य के प्रमुख का सीधा निर्वाचन कराता है। ऑप्शन डी, यह लिखित संविधान की आवश्यकता को समाप्त करता है। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी यह सभी वर्गों और क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देता है और प्रत्येक निर्णय पर पुनर्विचार सुनिश्चित करता है। अब इसे समझते हैं। द्विसदनीय विधायिका देश के सभी वर्गों और क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देती है। प्रत्येक विधेयक दोनों सदनों में जाने से जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों पर पुनर्विचार संभव होता है। हर मामले पर दोहरी जांच। पूर्णिमा बनर्जी ने उच्च सदन को पुनरीक्षण निकाय कहा था, तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 2 ध्यान से सुनिए। राज्यसभा भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इसके सदस्य कैसे निर्वाचित होते हैं? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, प्रत्येक राज्य के सभी वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष। ऑप्शन बी, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा परोक्ष रूप से। ऑप्शन सी, पूर्णतः राष्ट्रपति द्वारा नामित। ऑप्शन डी, केवल सांसदों के निर्वाचक मंडल द्वारा। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा परोक्ष रूप से। अब इसे समझते हैं। राज्यसभा परोक्ष रूप से निर्वाचित निकाय है। प्रत्येक राज्य के निवासी राज्य विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं। वे निर्वाचित विधायक उस राज्य से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 3। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंध की सबसे उपयुक्त व्याख्या क्या है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, कठोर पृथक्करण, दोनों स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। ऑप्शन बी, परस्पर निर्भर, विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है और स्वयं भी कार्यपालिका द्वारा नियंत्रित होती है। ऑप्शन सी, कार्यपालिका सर्वोच्च है और विधायिका को निष्प्रभावी कर देती है। ऑप्शन डी, विधायिका केवल परामर्शी है, कार्यपालिका कानून बनाती है। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी परस्पर निर्भर, विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है और स्वयं भी कार्यपालिका द्वारा नियंत्रित होती है। अब इसे समझते हैं। स्पष्ट रूप से बताती है कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका परस्पर निर्भर हैं। विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है और स्वयं भी कार्यपालिका द्वारा नियंत्रित होती है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 4। शब्दावली के अनुसार गठबंधन सरकार तब बनती है जब। अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, एक दल अकेले 2/3 से अधिक बहुमत प्राप्त कर ले। ऑप्शन बी, 2 या अधिक राजनीतिक दल गठबंधन बनाए, प्रायः जब कोई एक दल विधायिका में बहुमत न रखता हो। ऑप्शन सी, त्रिशंकु संसद के बाद न्यायपालिका हस्तक्षेप करे। ऑप्शन डी, राष्ट्रपति नागरिक समाज से मंत्रियों का नामांकन करे। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और हाँ, अब तक आपने कितने आउट ऑफ 4 सही किए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी दो या अधिक राजनीतिक दल गठबंधन बनाएं, प्रायः जब कोई एक दल विधायिका में बहुमत न रखता हो। अब इसे समझते हैं। गठबंधन सरकार दो या अधिक राजनीतिक दलों के गठजोड़ से बनती है, प्रायः जब विधायिका में किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता। यह शब्दावली की मानक परिभाषा है, तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। मालदीव सल्तनत से राष्ट्रपति शासन वाले गणराज्य में किस वर्ष बदला? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1968, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 2005। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी 1968। अब इसे समझते हैं। मालदीव 1968 तक सल्तनत था, जब इसे राष्ट्रपति शासन वाले गणराज्य में बदला गया। जून 2005 में मालदीव की संसद ने सर्वसम्मति से बहुदलीय व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (MDP) प्रभावी हुई। तो याद रखिए ये पॉइंट। अब आता है सवाल नंबर 6। भारत के प्रमुख बांध विरोधी आंदोलनों में से एक नर्मदा बचाओ आंदोलन किस अंतर्निहित मूल्य से सर्वाधिक जुड़ा है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए सशस्त्र प्रतिरोध, ऑप्शन बी अहिंसा, ऑप्शन सी वर्ग संघर्ष, ऑप्शन डी धार्मिक पुनरुत्थानवाद। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी अहिंसा। अब इसे समझते हैं। कहती है कि भारत के बांध विरोधी एवं अन्य पर्यावरण आंदोलनों में सबसे महत्वपूर्ण साझा विचार अहिंसा है। नर्मदा बचाओ आंदोलन इसका उदाहरण है। सशस्त्र प्रतिरोध के बजाय शांतिपूर्ण सत्याग्रह, अनशन और नदी समर्थक पैरवी। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 7 ध्यान से सुनिए। केंद्र में प्रधानमंत्री की तुलना में राज्य स्तर पर राज्यपाल। अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए समान, कोई अतिरिक्त विवेकाधीन शक्ति नहीं। ऑप्शन बी अधिक विवेकाधीन शक्तियां रखता है, हालांकि संसदीय प्रणाली के सिद्धांत अब भी लागू हैं। ऑप्शन सी हमेशा राज्य विधानसभा के विधेयकों पर वीटो रखता है। ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद के चयन में कोई वास्तविक भूमिका नहीं रखता। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी अधिक विवेकाधीन शक्तियां रखता है, हालांकि संसदीय प्रणाली के सिद्धांत अब भी लागू हैं। अब इसे समझते हैं। यद्यपि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की तरह बहुमत दल का नेता होता है, राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की तुलना में अधिक विवेकाधीन शक्तियां होती हैं। फिर भी संसदीय प्रणाली के मुख्य सिद्धांत राज्य स्तर पर लागू रहते हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 8 कि एक मॉक संसद गतिविधि में विद्यार्थियों से पूछा जाता है क्या वे लोकसभा में बहुमत लेंगे या राज्यसभा में। इस प्रश्न का शैक्षणिक उद्देश्य क्या दर्शाना है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए दोनों सदन कार्यात्मक रूप से समान हैं। ऑप्शन बी सरकार गठन और धन विधेयकों में लोकसभा अधिक शक्तिशाली है। ऑप्शन सी राज्यसभा किसी भी विधेयक पर लोकसभा को अधिमानित कर सकती है। ऑप्शन डी जिस सदन में बहुमत हो परिणाम एक ही होगा। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और दोस्तों यहां तक का आपका स्कोर क्या रहा? आउट ऑफ 8 में कितने सही? कमेंट्स में शेयर कीजिए। बेस्ट स्कोरर को फ्री कोर्स मिलने वाला है, याद रखिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी सरकार गठन और धन विधेयकों में लोकसभा अधिक शक्तिशाली है।
अब इसे समझते हैं। यह अभ्यास विद्यार्थियों को सिखाता है कि सरकार बनाने जो लोकसभा बहुमत पर निर्भर है और धन विधेयकों जहां राज्यसभा के संशोधन बाध्यकारी नहीं में लोकसभा अधिक शक्तिशाली है। लोकसभा का बहुमत तर्कसंगत चुनाव है। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 9। ब्रिटिश समाजशास्त्री T.H. मार्शल ने अपनी पुस्तक सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास 1950 में नागरिकता को किस रूप में परिभाषित किया? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, एक समुदाय के पूर्ण सदस्यों को प्रदत्त वह दर्जा जिसमें अधिकार और कर्तव्य समान हो। ऑप्शन बी, केवल कर देकर अर्जित विशेषाधिकार। ऑप्शन सी, सम्राट द्वारा प्रदान किया गया पुरस्कार। ऑप्शन डी, राज्य के साथ एक उपभोक्ता संबंध। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी एक समुदाय के पूर्ण सदस्यों को प्रदत्त वह दर्जा जिसमें अधिकार और कर्तव्य समान हो। अब इसे समझते हैं। T.H. मार्शल ने नागरिकता को उन व्यक्तियों को प्रदत्त एक दर्जा जो किसी समुदाय के पूर्ण सदस्य हैं के रूप में परिभाषित किया। इस दर्जे को धारण करने वाले सभी लोग इसके साथ जुड़े अधिकारों और कर्तव्यों के संबंध में समान हैं। समानता मूल विचार है। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। रामपुरवा का बैल वर्तमान में राष्ट्रपति भवन में स्थित किसका उदाहरण है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, मुगल काल की सूक्ष्म चित्रकला। ऑप्शन बी, बिहार में पाए गए मौर्य स्तंभ का सूक्ष्म पॉलिश पाषाण शिल्प। ऑप्शन सी, चोल कांस्य ढलाई। ऑप्शन डी, सिंधु घाटी हड़प्पन मूर्ति। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी बिहार में पाए गए मौर्य स्तंभ का सूक्ष्म पॉलिश पाषाण शिल्प। अब इसे समझते हैं। रामपुरवा का बैल एक सूक्ष्म पॉलिश पाषाण शिल्प है जो बिहार के रामपुरवा में पाए गए मौर्य स्तंभ का अंग था। यह अशोक के समय की मौर्य पाषाण कला की उच्च गुणवत्ता का प्रमाण है। तो याद रखिए ये पॉइंट। तो दोस्तों, आज की क्विज यहीं खत्म होती है। Mention your score in the comment section और the best scorer overall will get access to a course। तो अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखिए। आउट ऑफ 10 में कितने सही हुए? वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।